गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आईआईबीएस आईएएस एकेडमी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आईआईबीएस की तरफ से हमने एक वीडियो सीरीज लॉन्च की है जिसमें हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो ना ही सिर्फ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बल्कि इंडिया के किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए करते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं आज के करंट अफेयर के बारे में बताऊं तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल मैरिज एक्ट से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, स्पेशल मैरिज एक्ट। तो ये एक्ट है क्या दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो से लेकर जो करंट अफेयर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले द हिंदू में छपे एक आर्टिकल के बारे में जो स्पेशल मैरिज एक्ट से रिलेटेड है। दोस्तों हाल ही में हुआ क्या है कि मतलब बहुत सारे पिटिशनर्स ने पिटीशन फाइल की है कोर्ट में। ठीक है, कि सेक्शन 6 एंड 7, सेक्शन 6 और 7 जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के सेक्शन से उसको डिलीट किया जाए, उसको निकाल दिया जाए। ठीक है दोस्तों। तो यही है दोस्तों आज का करंट अफेयर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। और इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस एक्ट के बारे में, इस ये एक्ट में लिखा क्या है। ठीक है, और ये एक्ट के कौन कौन से सेक्शंस हमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट। तो दोस्तों ये स्पेशल मैरिज एक्ट किसके लिए, ठीक है, और ये कहाँ अप्लीकेबल है। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये स्पेशल मैरिज एक्ट सिर्फ अप्लीकेबल है इंडियंस के लिए। इंडियंस के लिए अप्लीकेबल है दोस्तों। इंडियंस जो इंडिया में रह रहे हैं और जो अब्रॉड में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये स्पेशल मैरिज एक्ट इंडियंस के लिए अप्लीकेबल है। इंडियंस जो इंडिया में रह रहे हैं और इंडियंस जो अब्रॉड में है। ठीक है। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये एक्ट फॉरेनर्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है। फॉरेनर जो इंडिया में रहते हैं उनके लिए ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। ये एक्ट सिर्फ एप्लीकेबल है इंडियंस के लिए जो ना ही सिर्फ इंडिया में रह रहे हैं बल्कि अब्रॉड में। ठीक है दोस्तों। तो ये रहा ये एक्ट का एप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों ये स्पेशल मैरिज एक्ट में होता क्या है। स्पेशल मैरिज एक्ट में इंटरकास्ट मैरिज और इंटर रिलीजियन मैरिज रजिस्टर होता है। ठीक है, और इस मैरिज के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी रिलीजियस फॉर्मेलिटीज जो होती है ना, वो मायने नहीं रखती है और ना ही यहाँ पर होना चाहिए कोई भी रिलीजियस और कस्टम। ठीक है, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। जैसा देखा होगा आपने, हिंदू का मैरिज अलग होता है, मुस्लिम का मैरिज अलग होता है, सिख का मैरिज अलग होता है। ठीक है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता है। कोई कस्टम नहीं होता है, कोई ट्रेडिशन नहीं होता है, कोई बारात नहीं होती है। ठीक है, कोई हल्दी नहीं होती है, कोई रिसेप्शन, कुछ नहीं होता है। सिर्फ ऑफिस जाना होता है, मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होता है और वहां पे मैरिज अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, बस इतना ही होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और ये एक्ट किस किस रिलीजन के लिए एप्लीकेबल है दोस्तों इंडिया में। तो ये एक्ट एप्लीकेबल है दोस्तों हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, सिख, जैन, जैनिज्म, बुद्धिज्म। ठीक है दोस्तों। तो ये एक्ट एप्लीकेबल है हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, सिख, जैनिज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी। तो ये 6 रिलीजन के लिए ये एक्ट एप्लीकेबल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में। दोस्तों अगर इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में बता जाओ दोस्तों, तो इस एक्ट के सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें सेक्शन 4, 5, 6, 7 जानना है। ठीक है दोस्तों। अगर सेक्शन 4 की बात करूं दोस्तों, तो सेक्शन 4 क्या कहता है। सेक्शन 4 डील करता है दोस्तों एलिजिबिलिटी ऑफ द पार्टीज। जो मैरिज होता है ना, ठीक है, उसमें जो दो पार्टी होती है उसकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए दोस्तों। अगर मेल का एलिजिबिलिटी की बात करूंगा तो दोस्तों मिनिमम एज 21 होना चाहिए। और फीमेल की अगर एलिजिबिलिटी की बात करूंगा तो मिनिमम एज होना चाहिए 18। और दोस्तों ये दोनों दोनों पार्टी चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनके जो भी स्पाउस होते हैं ना, वो स्पाउस जिंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिविंग स्पाउस। ये दोनों पार्टीज जो होते हैं उनके लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होंगे मैरिज के लिए एक दूसरे से। ठीक है दोस्तों। तो ये सेक्शन 4 कहता है दोस्तों। और सेक्शन 5 क्या कहता है दोस्तों। सेक्शन 5 ये कहता है कि जैसे दो पार्टी हो गए, जैसे आपने सेक्शन 4 में देखा था कि दो जो पार्टी होती है ना, ठीक है, वो उनके मैरिज अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है उनका मैरिज, ठीक है, जो इंटर रिलीजन मैरिज हो या इंटर कास्ट मैरिज हो,
ठीक है दोस्तों, अगर उनको अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उनको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। एक मैरिज ऑफिसर होता है दोस्तों, मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है, ठीक हो, मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। इस मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को नोटिस देना पड़ता है। कौन देंगे? ये दो पार्टी। ठीक है दोस्तों, जिनको अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना है उन्हीं को ये नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। किसको? मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को। कितने दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा? 30 डेज। ठीक है, 30 डेज के नोटिस पीरियड के बाद ही उनका मैरिज रजिस्टर हो पाएगा दोस्तों। ये था सेक्शन 5। सेक्शन 6 क्या कहता है दोस्तों? अगर सेक्शन 6 की बात करूंगा दोस्तों, तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि सेक्शन 5 में दोनों पार्टीज को 30 डेज का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को। तो दोस्तों मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर क्या करेगा? वो जो नोटिस होती है ना, मैरिज की नोटिस, ठीक है, उसको करेगा, पब्लिकेशन करेगा। ठीक है, कहाँ पब्लिकेशन करेगा? वो मैरिज ब्यूरो में, ठीक है, जहां मैरिज रजिस्टर होता है। ठीक है, उस ऑफिस में 30 दिन के लिए, 30 दिन के लिए उस मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उस मैरिज नोटिस पीरियड को पब्लिश करेगा दोस्तों। ठीक है, उस नोटिस में ये लिखा रहेगा कि दूल्हा मतलब पार्टीज कौन है, दोनों दोनों तरफ के पार्टीज, मेल का पार्टी का नाम होगा, उसके डिटेल्स होंगे, फीमेल का पार्टी का नाम होगा, उसका डिटेल्स होंगे, और उनके फोटोज भी हो गए उस नोटिस पीरियड में। ठीक है दोस्तों, सेक्शन ये कहता है। सेक्शन 7 क्या कहता है दोस्तों? सेक्शन 7 ये कहता है दोस्तों, ऑब्जेक्शन टू मैरिज। अगर ये जो नोटिस पीरियड होता है 30 दिन का, और ये पब्लिक होता है, ठीक है, जैसा मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में 30 दिन के लिए नोटिस नोटिस पब्लिकेशन होता है दोस्तों। अगर ये 30 दिन के अंदर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अगर उस मैरिज को ऑब्जेक्ट करता है तो उनका मैरिज रजिस्टर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों सेक्शन 7। सेक्शन 7 सिंपल ये कहता है दोस्तों कि 30 दिन का जो नोटिस पीरियड होता है, ठीक है, अगर उस 30 दिन के नोटिस पीरियड के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति, ये दो पार्टी को छोड़कर, ठीक है, ये जो पार्टी होते हैं ना, पार्टीज टू द मैरिज, ये दो लोगों को छोड़कर अगर कोई भी व्यक्ति इस मैरिज को ऑब्जेक्ट करता है उस 30 दिन के अंदर, तो वो मैरिज को रद्द किया जाता है। ये मैरिज का जो रिक्वेस्ट होता है ना, रजिस्ट्रेशन, वो रिजेक्ट कर दिया जाता है दोस्तों। अगर 30 दिन के अंदर होगा, अगर 30 दिन हो चुके और कोई भी व्यक्ति ने रजिस्ट्रेट नहीं करवाया, तब दोस्तों वो मैरिज रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा था स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप चाहते हो कि मैं किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।